प्लास्टिड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मुझे ये बताओ कि प्लास्टिड का साइज कितना होता है? साइज के लिहाज से हम इसको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? बेटे प्रोटोप्लाज्म, जवाद अहमद बेटे, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये दोनों ही हमारे पास लिविंग पोर्शन होते हैं। लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट हम लोग बोलते हैं ये उन सेल्स के लिए होता है जिन सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है। अगर आप सेल वॉल रिमूव कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट विल बी प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसमें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक होता है कि आप सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हो और सेल मेम्ब्रेन रिमूवल की वजह से हमारे पास जो है बेटे जो हिस्सा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बिल्कुल सोबिया, आप सही कह रही हैं। इसका साइज होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। चलेंगे, ऑक्सीसोम्स बेटे, ये बताया तो था। ऑक्सीसोम्स हमारे पास F1 पार्टिकल को ही बोलते हैं, जो कि एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज हम लोग इसको बोलते हैं, वही हमारे पास ये कहलाता है। ठीक है, चलो हमारे पास इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो प्लास्टिड्स हैं इनका साइज होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। और ये हमारे पास लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल या डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। इसमें 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आगे चलते हैं। आप लोगों के पास ये पूछा जाए कि ये जो हमारे पास बेटे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास होते हैं कलरलेस। ठीक है, दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये हमारे पास स्टोरेज करवाते हैं, और स्टोरेज कहाँ पर हो रही होती है? रूट्स में हो रही होती है, सीड्स में मौजूद होते हैं। ये बेटे हमारे पास फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। और इनका काम मेनली क्या है? स्टोरेज करवाना इनका काम होता है। स्टोरेज ऑफ फूड के साथ एसोसिएटेड है। और फूड में हम लोगों ने प्रोटीन, लिपिड और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तीनों ही डिस्कस किए। क्रोमोप्लास्ट की बात करें बेटा, तो क्रोमोप्लास्ट हमारे पास अदर देन ग्रीन कलर देते हैं। दे आर ऑफ अदर देन ग्रीन कलर। ग्रीन के अलावा कलर देना ये इनका काम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये ग्रीन के अलावा कलर दे रहे हैं तो ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन फ्लावर या फ्रूट्स की जो आउटर कवरिंग होती है उनमें मौजूद होते हैं। इनका काम बेटे बेसिकली पोलिनेशन होता है। ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, जो कि पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी काबिले जिक्र है कि आपके पास अगर पूछा जाए कि कैरेट के अंदर कौन से ज्यादा होते हैं, तो कैरेट देखो, कैरेट अदर देन ग्रीन कलर देती है ना, तो कैरेट के अंदर भी आपको क्रोमोप्लास्ट ही ज्यादा नजर आएंगे। दैट इज हैविंग लार्जर नंबर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर ग्रीन कलर। ये हमारे पास बेटे ग्रीन कलर के होते हैं। और अगर हम लोग इसके ग्रीन कलर को डील कर रहे हैं तो ग्रीन कलर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये ज़्यादातर नॉन वुडी पार्ट्स के अंदर पाया जाएगा। नॉन वुडी पार्ट्स। ठीक है जी। और नॉन वुडी पार्ट्स में मेनली स्टेम आ जाता है और इसमें लीव्स आ जाता है। ठीक हो गया। और यहीं पर ये आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप बेटे इसका फंक्शन भी लिख सकते हो कि इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स इसमें हम लोग चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। चलो थोड़ा सा वड्डा लिखें, चलो वड्डा लिख देते हैं।
अच्छा, बात समझ में आ रही है बेटे? बताओ जरा मुझे, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? एरियल पार्ट कौन सा होता है बेटे? एरियल पार्ट तो हम उसी को ही बोलते हैं ना, जिसके अंदर आपको जो है वो लीज को मेंशन किया जाता है, जो कि हमारे पास अपर हिस्से की तरफ होते हैं। ठीक है, लीव को ही एरियल पार्ट बोलते हैं। चलो, हम लोग जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का, फिर इसमें से क्वेश्चंस को डील करते हैं। बेटे सपोज ये हमारे पास आ गया, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस हमारे पास होने की वजह से बेटे इसमें हम लोग इनवेलप की टर्म यूज करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही स्मूथ होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हमारे पास दोनों ही बेटे स्मूथ होती हैं। तो अगर ये स्मूथ हैं तो इसी वजह से तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास इनवेलप रेफर किया जाता है। इसी तरह से बेटे आप लोग इसको मेंशन करते हो उसमें, ठीक है, कि न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर इनवेलप में भी डबल मेम्ब्रेन होती है और उसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। फिर बेटे इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लूइड। ठीक है, दैट इज हैविंग स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा को, सॉरी, यहाँ पर आपके पास होता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा की जगह पे हम मेंशन कर सकते हैं कि प्लास्टेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो बेटे ये याद रखिएगा कि स्ट्रोमा जो है ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस है। तो अगर ग्राउंड सब्सटेंस है यानी दैट इज इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं जिनको हम लोग डील करते हैं। अब इन रिएक्शंस के अंदर आप लोगों ने बताना है कि बहुत सारे रिएक्शन है जो बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम लोग आगे डील करते हैं। फिर बेटे आपके पास ये दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये जो स्पेस होती है इसको पेरीप्लास्टिड स्पेस भी बोलते हैं। दैट इज रेफर टू एज पेरीप्लास्टिड स्पेस। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रोमा हो गया, डबल मेम्ब्रेन हो गई जिसको हम लोगों ने इन्वेलप बोला है, पेरीप्लास्टिड स्पेस हो गई, और इसके अंदर हमें फिर नजर आता है दैट इज बेटे ये स्टैक ऑफ ग्रेना। ठीक है जी, ये हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम लोग रेफर करते हैं ग्रेनम। ये याद रखना, ये बेटे जो आपको स्टैक नजर आता है ना थाइलाकॉइड्स का, इसको हम लोग रेफर कर रहे होते हैं ग्रेनम। ग्रेनम वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप लोग फोटोसिंथेसिस को डील करते हो। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरग्रेनम। तो जब भी आपके पास इसको डील किया जाएगा दैट विल बी रेफर टू एज इंटर ग्रेनम। एक है ग्रेनम, दूसरा होता है इंटरग्रेनम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है तो बेटे ये जो ग्रेनम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन करवा रहा होता है इसमें। क्लियर? और अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये जो स्ट्रोमा होता है इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलता है। इस डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज केल्विन साइकिल। याद रखना बेटे, ठीक है जी। जी स्टेथोस्कोप क्या कह रहे हैं बेटे? आपका नाम ही स्टेथोस्कोप है तो मैं आपके कमेंट क्या रीड करूं? हाँ, बात समझ में आई? चलो, हमारे पास बेटे ये जो केल्विन साइकिल है और कलेक्टिवली आपके पास ये नजर आ रहा होता है जिसमें ग्रेनम को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर पूछी जाती है, अगर ग्रेनम ऑप्शन में नहीं ना होगा तो आप लोग बोलोगे थाइलाकॉइड्स हैं ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो थाइलाकॉइड अगर नहीं है फिर आप ग्रेनम को सही करोगे। ठीक है,
बेटे एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्ट कलर का कॉन्सेप्ट हम बायोएनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यहीं पर अगर हम उसको डील करने लग पड़ेंगे तो ये तो हमारा रह जाएगा ना। ठीक है, तो जो चंक बाय चंक चीजें हैं बेटे, जो साथ साथ चल रही हैं, हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। क्लियर? चलो, जो चीजें आपको जरूरी है हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि बेटे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें उनको डील करें जो आपके पास आनी नहीं, उसमें बेटे आपका ही नुकसान है। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि इंटरग्रेनम जो होता है इसको हम लोग कलरलेस तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मजीद चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये हमारे पास आ गया बेटे, दैट इज थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के ऊपर आपको ये यहाँ पर इसके हिस्से में ये बेटे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, क्लस्टर्स बने हुए। इन क्लस्टर्स को हम लोग बोलते हैं बेटे क्वांटोसोम्स। दे आर रेफर्ड टू एज क्वांटोसोम्स। ये क्वांटोसोम्स हमारे पास फोटो सिस्टम्स भी कहलाते हैं। इनको बेटे हम लोग फोटो सिस्टम्स भी रेफर कर रहे होते हैं। तो क्वांटोसोम्स या फोटो सिस्टम की टर्म यूज की जाती है। ठीक है, इन क्वांटोसोम या फोटो सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है बेटे फोटो सिस्टम 1। ठीक है, यही फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है, ये आपके पास फिर हम लोग मेंशन करते हैं कि फोटो सिस्टम 2 जो है ये 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 1 जो होता है ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेटे जो आपके पास फोटो सिस्टम्स हैं या क्वांटोसोम्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन करवाते हैं, और लाइट रिएक्शन में भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाना इनका काम होता है। इनका काम क्या है? फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाना। ठीक है जी, फोटो फॉस्फोराइलेशन इनकी वजह से हो रही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज मेंशन की जाती है कि ये जो ग्रेनम होता है ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ थाइलाकॉइड्स, या स्मॉलर थाइलाकॉइड्स हम लोग इनको लेबल करते हैं। जबकि इंटरग्रेनम की बात की जाए तो बेटे इंटरग्रेनम जो होता है ये हमारे पास लार्जर साइज ऑफ थाइलाकॉइड्स को डील करता है। तो स्मॉलर थाइलाकॉइड्स और लार्जर थाइलाकॉइड्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन आपके पास फोटो सिस्टम्स करवाते हैं, या क्वांटोसोम्स बेटे हम इनको बोल रहे होते हैं, और इसी से ही आप इनकी चीजों को डील करते हो। फिर आपको इस प्लास्टिड के अंदर बेटे एक अपना डीएनए भी नजर आता है। दैट डीएनए इज सर्कुलर डीएनए। ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए कहलाता है। इस सर्कुलर डीएनए का साइज जो होता है बेटे हम लोग मेंशन करते हैं कि मिथाइलेटेड के लिहाज से यहाँ आपके पास आता है। फिर हमारे पास इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स आ जाते हैं। इन राइबोसोम्स का साइज होता है 70s। तो राइबोसोम भी मौजूद है इसके पास बेटे, अपना डीएनए भी मौजूद है। तो राइबोसोम और डीएनए होने की वजह से ये क्या करेगा बेटे, ये हमारे पास यहाँ पर रेप्लिकेशन भी कर रहा होगा, यानी आपको यहाँ पर नजर आएगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करेगा तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी। दूसरा बेटे यहीं पर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही होगी, और अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अपने मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन भी करेगा यानी प्रोटीन बनाएगा। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तीनों रिएक्शंस बेटे यहाँ पर हो रहे होते हैं। इसी वजह से आप इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली लेबल करते हो। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अपना क्रोमोसोम और अपना बेटे डीएनए मौजूद होता है। एक चीज और ऐड कर लो, ये हो सकता है कि आपको हायर लेवल पे थोड़ा सा मिले, लेकिन इट विल क्लियर योर आइडियाज कि ये जो लार्जर थाइलाकॉइड्स या इंटरग्रेनम होते हैं ना, इस पे फोटो सिस्टम 1 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1, ये याद रखना। और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो फोटो सिस्टम 1 बेटे हमारे पास इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर। दैट इज इन्वॉल्व
इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास इंशाल्लाह जी ये स्टेथोस्कोप चमकेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बेटे हमारे पास प्लास्टिड था। ठीक है, प्लास्टिड से आगे मूव करते हैं। तो प्लास्टिड से आगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर दैट इज इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें से ही ऑलमोस्ट आते हैं। तो न्यूक्लियस को हम लोग डील करेंगे। न्यूक्लियस के लिए टर्म यूज की जाती है कैरी ऑन की, कैरी ऑन। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस जो है इसको डिस्कवर किसने किया। बताओ बेटे, आप बता सकते हो न्यूक्लियस आप लोगों ने पहले पढ़ा है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। बताओ भाई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके साथ एसोसिएटेड होती है। बताओ बेटे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। बताओगे कि नहीं बताओगे। चलो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हमारे पास दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने यहाँ पर पहले बेटे इसको सुनना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने हैं। ठीक है, तो अभी कमेंट करना छोड़ो, इसको सुनो, फिर उसके बाद आगे हम लोग डील करेंगे। ये बेटे हमारे पास न्यूक्लियस जो है इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हैं कि न्यूक्लियस की बेस के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो कौन सा सेल है, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो कौन सा सेल है। अगर तो बेटे ये हमारे पास प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, दैट विल बी रेफर्ड टू एज यूकैरियोटिक सेल। अगर बेटे ये हमारे पास एब्सेंट है तो हम इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास सबसे पहले इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें मेनली डील करते हैं इन्हीं यूकैरियोटिक सेल को। तो यूकैरियोटिक सेल में बेटे आपके पास आ जाता है पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बेस के ऊपर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है कि न्यूक्लियस के नंबर जो है बेटे ये हमारे पास वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर पूछा जाए कि बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग मोनोन्यूक्लिएट भी बोलते हैं। मोनो न्यूक्लिएटेड सेल्स उनको बोला जाता है जिनके पास एक ही न्यूक्लियस मौजूद हो। और मोनोन्यूक्लिएटेड सेल में सबसे आसान एग्जांपल जो है ये हमारे पास होती है एपिथेलियल सेल्स। ठीक है जी, देयर आर एपिथेलियल सेल्स, और ये एपिथेलियल सेल्स बेटे हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है बाय न्यूक्लिएटेड। बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स बेटे हमारे पास वो वाले सेल्स होते हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। बताओ जरा कौन सा ऐसा एनिमल सेल है जिसके पास बेटे दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब बताओ जरा, अब बताओ कौन सा ऐसा है जिसके पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस कवर कर चुके हैं, ऊपर देख लेते हैं। बच्चा कह रहे हैं हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया है। देख लेते हैं, देख लेते हैं, अगर न्यूक्लियस पढ़ लिया तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। मेरा नहीं ख्याल, वैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा है तो हम इसको डील कर लेते हैं। नहीं पढ़ा बेटे, न्यूक्लियस हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। चलो ये हमारे पास आ गया बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स, और बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर ना बड़ी कॉमन सी आपके पास एक एग्जांपल है, दैट इज पैरामेशियम। पैरामेशियम के पास एक स्मॉलर न्यूक्लियस होता है और एक लार्जर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे एक टर्म यूज की जाती है डायकैरियोटिक की।
बाय न्यूक्लिएटेड के अंदर और डाइकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बाय न्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोटिक, ये आपको पता होना चाहिए। डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक बेटे हमारे पास ना डिफरेंट ओरिजिन से बिलोंग करता है, डिफरेंट ओरिजिन से। ठीक है, डाइकैरियोटिक बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन। जैसे आपके पास, हम लोग यहाँ पर डील करें तो हमारे पास ना फंजाई के दो डिफरेंट हाइफे होते हैं। सपोज एक ये हाइफे है, इसको हम लोग कह देते हैं नेगेटिव, और एक हमारे पास हाइफे होता है जिसको हम लोग लेबल करते हैं पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हाइफे जब मिलते हैं, इनकी फ्यूजन से बेटे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये वॉल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और इनके न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। अब ये चूंकि दो डिफरेंट ओरिजिन से रख रहे हैं ना न्यूक्लियस, इसी वजह से हम इसको डाइकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फंजाई के अंदर बेटे मेनली नजर आता है। अगर एक ही ओरिजिन से ये न्यूक्लियस नजर आएंगे तो ये बेटे आपके पास बाय न्यूक्लिएटेड, लेकिन अगर दो डिफरेंट ओरिजिन रख रहे हैं तो उसको डाइकैरियोटिक बोल रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटे जिनको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनमें बेटे आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस नजर आते हैं, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस नजर आपको आते हैं ऑस्टियोक्लास के अंदर। ठीक है, ऑस्टियोक्लास इज द सेल जिसमें 3 to 5 न्यूक्लियस पर सेल वेरी कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस पर सेल आपके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास आ जाता है ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। ए न्यूक्लिएटेड सेल्स उनको बोलते हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इन ए न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर बेटे हमारे पास तो बेसिक टाइप हम मेंशन करते हैं सीव ट्यूब सेल्स की, सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एक हमारे पास आ जाते हैं ई न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड तो आ गया, और दूसरा ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स वो वाले सेल होते हैं जिसमें ये एग्जिट कर जाता है मेच्योर होने पे। और आप लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ये एग्जिट कर जाता है। ठीक है, प्रोट्रूड करके बाहर निकल जाता है। तो ये बेटे आपके पास ई न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई मोनोन्यूक्लिएटेड आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बेस के ऊपर। फिर यूकैरियोटिक के अंदर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस भी एक हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस को जब भी आप लोग डील करेंगे तो बेटे न्यूक्लिएट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बेस के ऊपर दो मेन कैटेगरीज आप लोग डिवाइड करते हैं। या तो हमारे पास पोजीशन आ जाती है सेंट्रल, ठीक है, या ये आ जाती है पेरिफेरल। या सेंट्रल पोजीशन है या पेरिफेरल पोजीशन होती है। तो अगर तो बेटे हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं एनिमल सेल को, सपोज ये हमारे पास आ गया एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में आपको ये न्यूक्लियस नजर आता है। लेकिन बेटे अगर आप यहाँ पर प्लांट सेल को डील करोगे तो आपको पता है प्लांट सेल में आपको एक्सटर्नल क्या नजर आता है, सेल वॉल। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे आपको नजर आती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे होता है, और उसकी वजह क्या होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लार्जर वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर बेटे ये पेरिफेरल पोजीशन रखता है, एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रल पोजीशन रखता है। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ये सवाल आए कि कौन सा ऐसा एनिमल सेल है, कौन सा ऐसा एनिमल सेल है जिसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस पेरिफेरल में नजर आएगा। ठीक है, पेरिफेरल न्यूक्लियस किस में नजर आएगा, कौन से ऐसे एनिमल सेल के अंदर पेरिफेरल न्यूक्लियस आपको नजर आता है, बताओ, इसका कोई आंसर बताओ भाई। बेटे बिल्कुल लास्ट पे आदिल सलीम बेटे मैं रिप्लाई करता हूँ, पहले आप इसको तो देख लें जी। स्मूथ मसल्स और बेटे कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये दोनों मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं,
अच्छा, बिल्कुल इरफान कुरैशी भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये देखो, अगर हमारे पास ये मसल सेल है ना, तो मसल सेल में आपने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल इसकी सार्कोलीमा के नीचे होता है। तो अगर ये बिल्कुल इसकी सार्कोलीमा के नीचे है तो हम बेटे इसको कहते हैं कि दैट इज अवे फ्रॉम सेंटर, और ये पेरिफेरल पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा होता है। इसी वजह से हम इसको पेरिफेरली लोकेटेड या पेरिफेरल पोजीशनड न्यूक्लियस रेफर कर रहे होते हैं। सो ये आपके पास आ जाता है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस के लिहाज से। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की शेप जो है वो भी हमारे पास वेरी करती है, ठीक है, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो शेप ऑफ न्यूक्लियस में आपके पास डिफरेंट शेप्स डील की जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं बेटे स्फेरिकल शेप। तो ये जो स्फेरिकल शेप आपको नजर आती है, इसमें सबसे आसान एग्जांपल जो है ये आप लोग मेंशन कर सकते हो एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। सेम एज जैसे ऊपर भी हम लोगों ने डील किया, उसी तरह से ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके अंदर, सपोज ये हमारे पास एक एपिथेलियल सेल, इसके अंदर बेटे आपको स्फेरिकल शेप में ये न्यूक्लियस नजर आता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉब्यूलर शेप। लॉब्यूलर शेप, तो ये जो लॉब्यूलर शेप होती है बेटे ये आपको नजर आती है डिफरेंट सेल्स के अंदर। जैसे आप लोग यहाँ पर डील करो, एक आ जाते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है, उनमें भी ये इसी तरह से नजर आती है। बेजोफिल्स, उनमें भी ये लॉब्यूलर नजर आता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनमें भी ये बेटे लॉब्यूलर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें बेजोफिल की, तो बेजोफिल के अंदर अगर ये आपके पास सेल है तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा बेटे वो बायलोब्यूलर होता है। दैट इज जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास बायलोब्यूलर होता है इस तरह से, ठीक है। अगर आप इओसिनोफिल की बात करो तो इओसिनोफिल के अंदर ये आपके पास ट्राइलोब्यूलर होता है, ठीक है, जिसमें 3 लोब जो हैं वो हमें नजर आते हैं। दे आर जस्ट लाइक दिस, और ये तीनों जो हैं बेटे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेम फॉर न्यूट्रोफिल्स को भी हम लोग डील करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास डिस्क शेप आ जाती है, डिस्क शेप न्यूक्लियस, और ये डिस्क शेप न्यूक्लियस जो है बेटे ये आपको नजर आता है किस में, दैट इज प्रेजेंट इन मसल सेल। अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना स्केलेटल मसल सेल, उसके अंदर ये डिस्क शेप होता है। फिर आपके पास लार्जर न्यूक्लियस भी आता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें हमें लार्जर न्यूक्लियस नजर आता है, और ये जो सेल्स हैं इनको अगर हम लोग डील करें, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर अच्छा खासा बड़े साइज में आपको ये न्यूक्लियस नजर आता है, और ये आपने ब्लड के अंदर पढ़े थे। इन सेल्स का नाम है बेटे मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, और कैरियो की टर्म हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, और साइट की टर्म यूज करते हैं सेल के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं इनसे बेटे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकलते हैं। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल भी हमारे पास कहलाता है। यही प्लेटलेट्स बेटे आपके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारे पास आ गया लार्जर न्यूक्लियस, ठीक है, शेप को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट। आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर आप लोग डील करोगे ना, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पहले जरा इसको बना लेते हैं कि हम डील किसके न्यूक्लियस को कर रहे हैं। सपोज दैट इज एन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर बेटे हमारे पास आ गया दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। इसको न्यूक्लियस को जरा सही तरह से बनाते हैं, एंड दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया बेटे न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ना अगर हम लोग देखें तो हमें बेटे ये डबल मेम्ब्रेन नजर आती है,
ठीक है, थ्रू आउट डबल मेम्ब्रेन नजर आती है, थ्रू आउट न्यूक्लियस आपको ये डबल मेम्ब्रेनस नजर आता है। और ये जो इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग रेफर कर रहे होते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ये बेटे हमारे पास मेंशन किया जाता है न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप बोलने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें भी दोनों मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, इसी वजह से बेटे हम इसको इनवेलप की टर्म यूज करते हैं। ओके, अच्छा, फिर ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर बेटे आपको बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स बेटे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज ये हम लोगों ने पोर्स बनाए, ठीक है, और इन पोर्स को डिफरेंट प्रोटीन से शो किया जाता है। सपोज ये आपके पास एक पोर आ गया, ये आ गया बेटे, सेम एज ये आ गया, और इसको हम लोग डील करते हैं एंड दिस वन। याद रखना ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, ये बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, दैट एक्ट्स एज अ बैरियर। लेकिन ये बैरियर किस किस के दरमियान है, दैट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म और बेटे साइटोप्लाज्म के दरमियान बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर बाहर आपको क्या नजर आता है, साइटोप्लाज्म, और इसकी इनर साइड पे क्या नजर आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये हम लोग दो फ्लूइड्स को डील करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बेटे ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जरा हम इनको डील कर लेते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स याद रखना, न्यूक्लियर पोर से आप बता सकते हो कि ये कोई भी सेल जो है ये आपके पास डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड होता है। न्यूक्लियर पोर्स के नंबर्स डिसाइड करते हैं कि आपके पास बेटे ये जो सेल है आइदर दैट इज डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड। अच्छा, इसमें कैसे पता चलता है, ये देखो, जो हमारे पास बेटे डिफरेंशिएटेड सेल होता है ना, इस डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कम होते हैं, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स कम होंगे। ठीक है, जबकि अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ज्यादा होगी, बिकॉज जितना ज्यादा वो आपके पास अनडिफरेंशिएटेड होता है उतना ही ज्यादा बेटे वो एक्सचेंज कर रहा होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसकी एग्जांपल रेफर कर लेते हैं। ये जो आपके पास डिफरेंशिएटेड सेल है, इस डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर आप लोगों ने याद रखना है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर पोर्स कितने होते हैं, 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स हम मेंशन करते हैं पर न्यूक्लियस। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होता है बेटा, इस अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं एग सेल को, और एग सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं 30,000 पर न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो आपके पास जो सेल अनडिफरेंशिएटेड है उसके अंदर एक्सचेंज ज्यादा है, जो सेल डिफरेंशिएटेड है वो हमारे पास बेटे नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कम रख रहा है। तो न्यूक्लियर पोर्स जितने ज्यादा कम होंगे उतना ही ज्यादा बेटे वो स्पेसिफिसिटी रखता है। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि ये जो आपके पास पोर्स होते हैं ये किस चीज से बने होते हैं। पोर्स बेटे हमारे पास बने होते हैं पोरिन प्रोटीन से। ठीक है, पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ पोरिन प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन्स या न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है जी, पोरिन प्रोटीन्स या न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स, यही पोर्स बेटे डिसाइड करते हैं कि किस चीज ने इन पोर्स से क्रॉस करके इस न्यूक्लियस के अंदर जाना है और किस चीज ने बेटे इसको क्रॉस करके बाहर आना है। ठीक है, ये बात याद रखना कि यही न्यूक्लियर पोर्स डिसाइड करेंगे। अब न्यूक्लियर पोर्स कैसे डिसाइड करेंगे बेटे, इट विल डिसाइडेड बाय रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। पहले जरा इस न्यूक्लियोप्लाज्म को देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके लिए टर्म बेटे यूज की जाती है कैरियोलिम्फ। इसको हम लोग कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ का मतलब होता है बेटे फ्लूइड। ठीक है, दैट इज कैरियोलिम्फ
या हम इसको रेफर करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम इसको क्या रेफर करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म, बात एक ही है बेटे। इसके अंदर ना आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक तो बेटे इसका सॉल्युबल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर सैप, दैट विल बी रेफर टू एज न्यूक्लियर सैप। दूसरा हिस्सा इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन, दैट इज नॉन एज क्रोमाटिन। और बेटे ये क्रोमाटिन आपको ये इस तरह से नजर आता है, इसके अंदर ना मौजूद होता है। ये क्रोमाटिन जो है ये हमारे पास यू क्रोमाटिन और हेटेरो क्रोमाटिन के अंदर क्या होता है, डिवाइड हुआ होता है। ये हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है कि यू क्रोमाटिन के अंदर और एक हेटेरो क्रोमाटिन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक जरा आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास क्रोमाटिन है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रोमाटिन बेटे किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आपने ये बताना है कि क्रोमाटिन इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, यानी इसमें डीएनए होगा प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, यही जो आपके पास बेटे क्रोमाटिन होते हैं, जब ये कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमाटिन का क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होना ये बेटे आपको किस फेज में नजर आता है, जब भी सेल ने एम फेज में एंटर होना होता है। अच्छा, अब क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जाए तो बेटे इसमें भी आपके पास डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये शामिल होते हैं। अब ये देखो कॉम्पोजिशन तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि ये हमारे पास क्रोमोसोम जो है ये मोर कॉन्डेंस्ड फॉर्म है, दैट इज मोर कॉन्डेंस्ड फॉर्म, और क्रोमाटिन जो है ये हमारे पास लेस कॉन्डेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रोमाटिन आपको नजर कब आता है, क्रोमाटिन बेटे आपको नजर आता है जब भी सेल होगा नॉन डिवाइडिंग फेज के ऊपर या बेटे इंटरफेज में। नॉन डिवाइडिंग फेज या हम इसको इंटरफेज बोलते हैं, तो दोनों मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, नॉन डिवाइडिंग फेज या इंटरफेज, ठीक है। और ये क्रोमोसोम आपको कब नजर आएगा, जब भी एम फेज के अंदर ये एंटर होगा। एम फेज, एम फेज की जगह पे बेटे इसको डिवाइडिंग फेज भी लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। एम फेज या डिवाइडिंग फेज हम लोग लेबल करते हैं। तो क्रोमाटिन से आपके पास बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये सवाल आता है। अब ये क्रोमोसोम आपके पास क्या है, क्रोमोसोम को देख लेते हैं। हम लोग तो बड़ा सिंपल सा ये इस तरह से क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको जरा देखें, ये हमारे पास होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से अरेंज होता है, ठीक हो गया। और इसमें ये जो डिप्रेशन होता है ना, आपको जगह जगह पे ये डिप्रेशन जो नजर आता है, इसको बोलते हैं क्रोमोमेयर, ये याद रखना, दैट इज रेफर टू एज क्रोमोमेयर। अच्छा, ये जो आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, बताओ जरा। इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं एक क्रोमोसोम, ये जो इस तरह से आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम जब रेप्लिकेटेड फॉर्म में होता है तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर बेटे डीएनए चूंकि रेप्लिकेट कर गया है, तो इस वजह से इसके अंदर डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स हमें नजर आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बेटे यहाँ पर एक और चीज ऐड करो, आपने जब भी क्रोमोसोम को अटैच करना है ना, तो वी काउंट नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रोमियर को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही सेंट्रोमियर है ना, वन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एक है तो आपके पास ये क्रोमोसोम भी एक है। अगर सेंट्रोमियर ज्यादा है तो क्रोमोसोम भी ज्यादा होता है। इस सेंट्रोमियर का आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा बेटे क्रोमाटिन मटेरियल होता है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। ये बेटे हमारे पास हेटेरोक्रोमाटिन कहलाता है। और ये जो अपर एंड पे होता है बेटे या लोअर एंड पे होता है, इसको बोलते हैं यू क्रोमाटिन।
यू क्रोमाटिन जो होता है ये ट्रांसलेट हो सकता है, हेटेरो क्रोमाटिन ट्रांसलेट नहीं होता, यानी इसकी प्रोटीन नहीं बन रही होती। फिर बेटे इसी हम लोग ये जो आपको सेंट्रोमियर नजर आता है, इस सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ, अगर ऐसा हो आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, ये बेटे उसका आ गया सेंट्रोमियर, और यहाँ पर हम बनाते हैं जी, यहाँ पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज रेफर टू एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज रेफर टू एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और बेटे इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, दैट इज रेफर टू एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। बेटे याद रखना कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसको हम लोग रेफर करते हैं एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अच्छा बेटे, ये मैंने बताया ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जरका बेटे, जरका किचन लिखा हुआ है, यू क्रोमाटिन हमारे पास लूज जो आपके पास होता है ना, जैसे ये ऊपर क्रोमाटिड्स हम लोगों ने शो किया, ये आपके पास यू क्रोमाटिन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये आप एज कंपेयर टू हेटेरो क्रोमाटिन लेस कॉन्डेंस होता है और इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, जी क्लियर। क्या हुआ भाई, आवाज आ रही है आपको? ओके, ऑल क्लियर। चलो, ये बेटे हम लोग इस क्रोमोसोम को डील कर रहे होते हैं, इसमें आपके पास सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये सेंट्रोमियर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि क्रोमोसोम कर रहे हैं इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अगर ये आपके पास जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टॉप पे हो तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अगर बेटे ये आपके पास थोड़ा सा इससे नीचे मूव कर जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक। अगर ये थोड़ा सा और आ जाए तो ये आपके पास कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और अगर ये बेटे बिल्कुल सेंटर में आपके पास आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये एडिशनल है, इसको अगर आप याद करते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं याद करते तो बेटे को मसला नहीं है। ठीक हो गया, चलो अब बेटे वापस ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमाटिन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिसके न्यूक्लियर सैप होता है। इसी के साथ साथ आपको बेटे यहाँ पर कुछ कंडेंस्ड हिस्से नजर आते हैं। ठीक है, ये जो कंडेंस्ड पोर्शन आपको यहाँ पर नजर आता है, ये जैसे हम लोग इसको बाहर निकाल कर देखते हैं, सपोज
ठीक है, और ये फर्ज कर लो मैं इसको बना देता हूँ। तो ये हमारे पास ना ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम लोग रेफर करते हैं एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में ये साइडों पे पेरिफेरल पार्ट और सेंट्रल पे ये इस तरह से हिस्सा। इसको बेटे आपने याद रखना है PGCF। क्या याद रखना है? PGCF। P का मतलब पेरिफेरल, ठीक है, ये पेरिफेरल होगा और ग्रेन्यूलर होगा। PG पेरिफेरल ग्रेन्यूलर पार्ट, यानी यहाँ पर आपको प्रिकर्सर्स नजर आएंगे राइबोसोम्स के। और बेटे ये जो CF होता है इसको सेंट्रल फिब्रिलर बोलते हैं। ये सेंट्रल पार्ट होता है और इसको फिब्रिलर बोलते हैं। फिब्रिलर बोलने की वजह क्या है? क्योंकि बेटे इसके अंदर आपको राइबोसोमल RNA और DNA का वो वाला हिस्सा जिसने राइबोसोम बनाने होते हैं वो नजर आता है। तो इस वजह से ये पेरिफेरल ग्रेन्यूलर हिस्सा होता है और सेंट्रल जो होता है ये आपके पास फिब्रिलर हिस्सा होता है। सेम एज हम इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये जो आपके पास न्यूक्लियोलस होता है ना बेटे, न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहलाता है। दैट इज रेफर टू एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और इससे राइबोसोम बनते जाते हैं और बेटे बाहर निकलते जाते हैं। चलो अब आपके पास ये पूछते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटे हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है, दैट इज ट्रांसलेशन। किसी भी प्रोटीन अगर बनना है ना तो प्रोटीन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनेगी। ये आप लोग राइबोसोम के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या कि किसी भी चीज ने जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो रिएक्शन को आप देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास रिएक्शन होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, ऑफ कोर्स एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम्स जो होंगे बेटा, ये सारे के सारे एंजाइम्स बनेंगे कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और मूव करेंगे कहाँ पर? ये बेटे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप न्यूक्लियोटाइड्स को भी ऐड कर सकते हो। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स को अपटेक किया जाता है और यही साइटोप्लाज्म से मूव करते हैं बेटे न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर की तरफ बात करें तो बाहर बेटे हमारे पास आएगा इसमें, देखो आपके पास RNA जितना भी है, चाहे वो मैसेंजर RNA हो, राइबोसोमल RNA, उसने बाहर आना है। दूसरा इसमें मेन प्रोडक्ट राइबोसोम भी तो होती है, वो राइबोसोम भी बेटे इससे बाहर आता है। तो जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस से बाहर कौन सी चीज आती है तो मेनली RNA और राइबोसोम को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके, तो ये तो था बेटे हमारे पास न्यूक्लियस जिसको हम लोग डील करते हैं। अब एक चीज और ऐड करो यहाँ पे क्रोमोसोम के हवाले से, कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको ना क्रोमोसोम नंबर पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो हमारे पास आ जाता है मैन। मैन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटे? डिप्लॉयड है ना, 46, ये डिप्लॉयड है। और इसके हेप्लॉयड सेल यानी गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम नजर आएंगे। फिर चिंपैंजी की बात करें तो बेटे चिंपैंजी के अंदर आपको नजर आते हैं 48। पोटैटो के अंदर कितने नजर आते हैं? पोटैटो के अंदर नजर आते हैं 48। ठीक है, तो ये पोटैटो में 48 48। हेप्लॉइड करते जाओगे तो ये हाफ होते जाएंगे। ठीक है, फिर बेटे हम लोग बात करते हैं इसकी फ्रॉग की। तो फ्रॉग के अंदर, जिसको डडू भी बोलते हैं, इसमें कितने होते हैं? इसमें बेटे हमारे पास होते हैं 26 और इसकी हेप्लॉइड फॉर्म में आ जाएंगे 13। ओके, मटर का पौधा पी, जो कि आप लोग मेंशन करोगे बेटे, ये अब मौजूद होता है। और पी जो है इसके अंदर हमारे पास 14 होते हैं और हेप्लॉइड में 7 होते हैं। ओके, तो बेटे ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, जिसके रिलेटेड आप लोग चीज़ों को मेंशन करते हो। ठीक है,
और यहीं पर आपके सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो वाइंड अप होते हैं। ठीक है, चलो दो आप लोगों ने चीजें बेटे खुद करनी है, क्योंकि सारे ऑर्गेनेलीज आप लोगों ने पढ़ ली हैं, तो आप लोग कंपैरिजन जो है वो खुद मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, और एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। तो ये आप लोगों ने खुद ही याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि वो करनी है तो बेटे मुझे बता दो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये दो चीज़ें रहती हैं जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं और ये आपने खुद करनी है। ठीक है, चैप्टर 1 की जो भी आपके पास ये बनेगी क्या नाम है पीडीएफ, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे सर, आपको बता देंगे कि कब शेयर करनी है। सेंट्रीयूल्स बेटे हमारे पीएमसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस वजह से सेंट्रीयूल्स हम लोग नहीं डील करेंगे। जी बेटे, फरहान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिजन कबूतर में जा, कबूतर जा, उसमें 40 होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में तो बेटे हम लोगों ने ये देखो ना, साइटोप्लाज्म ये ऊपर ही देखो जरा, ये न्यूक्लियस ये सेल बनाया ना, इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, आप कौन कौन सी चीज मेंशन करते हो कि इसमें आपको इसका सॉल्युबल पार्ट नजर आता है जिसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, 10% इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। जब आप इसकी रेशो निकालते हो तो 9:1 आती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों ने चीज याद रखनी है। दूसरा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनेलीज आपके पास वेरी करते हैं, जैसे ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं, फिर इसी में ही आप लोग मेंशन करते हो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं, फिर इसी में ही हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। तो ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज इसमें ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत आसान सा है। साइटोप्लाज्म के अंदर बस एक और आप लोग अगर ज्यादा डिटेल करना चाहते हो तो इसमें रिएक्शन हो रहा होता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, और इसी ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज है वो टूटता है आपके पास। यहाँ पर सम टाइम कुछ मूवमेंट्स नजर आती हैं, जैसे साइक्लोसिस, वो भी बेटे यही मूव करवा रहा होता है। स्ट्रीमिंग, वो भी स्ट्रीमिंग की जो मूवमेंट है आपको साइटोप्लाज्म की वजह से नजर आती है। ठीक है, फिर अमीबॉइड मूवमेंट, जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो भी इसकी वजह से नजर आती है। सो दीज आर द मूवमेंट्स जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस रिलेटेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बेटे, ये आपके पास लाइसोसोम के साथ मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में इसके पास होता है, और गोल्जी अपरेटस डेफिनेटली वही इसको लाइसोसोम को जो है ना वो बाहर निकाल रहा होता है। अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं कल इलेक्शन है। कौन से इलेक्शन है भाई कल? अच्छा बेटे, ये मारिया मेमन ये जो फेडरल के अंदर प्रोसेसेस हैं, सेल्फ फ्रैक्शनेशन, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही साइटोस्केलेटन इंक्लूड है। ठीक है, तो कीप इट सिंपल, कीप इट टू द पॉइंट, फोकल रहो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको ही करो आप। साइटोस्केलेटन हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, हसनैन पूछ रहे हैं, हरमैन पूछ रहे हैं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स हैव ओनली मैसेंजर आरएनए और दे हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। बेटे, प्रोकैरियोट्स के पास तीनों ही आरएनए होते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बेटे, बताया सना रशीद के गोल्जी अपरेटस जो होता है ये एक्रोसोम फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है बेटे, कोई भी इंजाइम सरफराज बेटे, चाहे वो परमीएज है, चाहे वो कोई भी इंजाइम है, ये इंजाइम आपके पास बनेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, बायोलॉजी के लिए बेटे तो आप पहले तो ये याद रखना कि जो आपके पास जो फोकस जो उन्होंने सिलेबस दिया उसी को ही आपने फॉलो करना है। ठीक है,
और चाहे वो फेडरल से है, चाहे वो केपीके से है, बलूचिस्तान से है, हम उसी को ही डील करेंगे। और एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, क्वेश्चन नॉर्मली वही आता है जो कि आपके तमाम बुक्स के अंदर कॉमन होता है, कॉन्सेप्ट मेंशन किया होता है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो वो आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। पर्मी एजेस बेटे, एज जिसके भी एंड पे आएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, फीवर, 100% डॉक्टर, आपका नाम यहाँ पे यही आ रहा है। जिसके एंड पे भी एज आता है वो इंजाइम होते हैं, और इंजाइम्स आपके पास बेटे ट्रांसलेशन के प्रोसेस से ही बनते हैं बेटे। कौसर बेटे, आप पूछ रही हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर डिफरेंस करें। बेटे ये तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप क्यों इसको बार बार मेंशन कर रहे हैं? ठीक है, चलो और भी कुछ चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं बेटे आप। जी जी बेटे, इंशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जो है ना वो बेहतर करेगा। जी जी, कोयटा जल्दी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। और बेटे ये जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होंगी। ठीक है, फोकस रहें बस। बहुत ज़्यादा आपको ही पता, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें जो है ना वो नहीं पूछी जा सकती। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम के अंदर डेल्टा डीएनए और आपके पास उसको बीटा डीएनए को या डीएनए की टाइप्स को डिस्कस करना शुरू कर दूँ, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। तो वो आपको फायदा नहीं होगा, उससे उल्टा जो है बेटे नुकसान होगा। ठीक है, वी आर हेयर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अनस्मीर बेटे, NOR क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR। ये बेटे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बेटे। कराची भी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे फातिमा खान बेटे। इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिशन होगा तो आपको कुछ बच्चों को दावत भी देंगे और कुछ की दावत कबूल भी करेंगे। अब्दुल मुसव्वर भाइयों, भाई आप आंसर नहीं देते बेटे। आप क्वेश्चन पूछें, जिन बच्चों के क्वेश्चन सामने आते हैं उनके आंसर मिल जाते हैं बेटे। सिंध वालों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि ये जनरल जो भी आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप इसको मेनली फोकस करें, बिकॉज PMC है ना। यासीन बेटे, गिलगित आया हुआ हूँ मैं काफ़ी दफ़ा, तो दोबारा चक्कर लगा लेंगे। पिशावर के पाए खाएंगे हम किसी दिन। चलें बेटे, अल्लाह हाफिज, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। यूनिट 1 आपका कंप्लीट है। अच्छा सा टेस्ट दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अगेन एज वेल। ठीक है, बाकी LMS के ऊपर बाकी चीज़ें मौजूद हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।